हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bmsclasses.com। तो जैसे मैंने वादा किया था कि मैं एक एक करके सारे रोगों को बताऊंगी, तो नेत्र रोग में ही आज हम बात करेंगे संधिगत नेत्र रोग। यहाँ पे मैंने थोड़े ट्रिक्स जो पहले प्रीवियस वीडियो में दे रखी है और आगे यहाँ पे उन्हें मेंशन कर रही हूँ। तो मैं इसे बोलूँगी कि इसको देखने से पहले इन ट्रिकों को जाके जो वीडियो अपलोड है उनको ज़रूर देखना। तो आगे चलते हैं आज हम संधिगत रोगों के बारे में। तो संधिगत रोग यानी जो जॉइंट्स, जो हमारे नेत्र के जो जोड़ होते हैं, यानी जो दो संरचनाएं संधि कर रही होती, जहाँ जुड़ रही होती, जंक्शन बना रही होती, वहाँ पे जो रोग होते हैं उनकी बात की गई है। जैसा कि देखो इस पिक्चर में हमने दिखाया है, यहाँ पे एक छोटा सा शाव सा, एक हल्का सा उभार है जो लाल सा है और एक ग्रंथि जैसा गोल सा बना हुआ है। तो इसी तरह के रोग जो होते हैं वो जंक्शन यानी लेक्राइमल जो ग्लैंड्स होती हैं या लेक्राइमल जहाँ ये जंक्शन होता है वहीं पे रोग होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इन्हीं रोगों के बारे में। तो याद रखो कि कुछ ज़्यादा नहीं है, इससे पहले मैंने 5 मिनट में ये पूरी वीडियो करूँगी कंप्लीट। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका एक आंसर है और जो कि कम से कम टाइम में मैंने देने की कोशिश की है। यहाँ पे सिर्फ वो बातें लिखी हैं जो हमारी मेन आंसर को अच्छा बना रही है। तो मेन पॉइंट क्या है, 9 संधिगत नेत्र रोग होते हैं जो मैं बार बार बताती रही हूँ और इसका जो ट्रिक है प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हैं। समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। तो 9 संधिगत रोग कैसे होते हैं, नाम लो। तो पहला पुयालाश, उपनाह, प्रवाणिका, अलजी, कृमि ग्रंथि और 4 शाव को जोड़ करके ये 5 और प्लस 4 हो गई आपकी 9 ग्रंथि। ठीक, तो ये 9 संधिगत नेत्र को जब हम करते हैं तो कैसे, हम इन्हीं पर बात करेंगे एक एक लेकर के। तो शुरू करो। पहला पुयालाश, कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ इतना बताते हैं कि क्यों होता है क्या। ठीक है, तो नेत्र रोग में जो पुयालाश होता है वो एक्यूट या क्रोनिक डेक्रासिस्ट यानी सिस्टिस, यहाँ पे आइटिस लगा है यानी कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक, यहाँ पे हम बात करते हैं नेत्र की संधि में शोफ हो जाए और वो पक जाए, यानी हल्का सा छोटा सा उभार जो पक जाए और उसमें क्या निकले, शांद्र यानी कंसंट्रेटेड कोई फ्लूइड। ठीक, बहरा, श्राव मतलब श्रवित मतलब एक बहरा, और उसे वो क्या है, कंसंट्रेटेड पस है। ठीक है, तो जब ऐसा कभी होता है तो उसे कहते हैं पुयालाश। पुयालाश का मतलब ही है कि पुई यानी पश का श्राव होना। ठीक है, तो ये ही सारा कहानी इसी के इर्द गिर्द है, इसे समझ लो और इसी के सब कोरिलेशन में चलते आए हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सी चीज़ें बहुत कभी कभी कन्फ्यूज़न से लगती हैं, लेकिन उन्हें जब बार बार पढ़ोगे तो बताया जाता है कि वो एक ही रोग जो है उनके लक्षणों के आधार पे उन्हें हमने बांट दिया। तो दूसरा आता है उपनाह। मैंने दो जो ये हमारी सुश्रुत संहिता है उनके अकॉर्डिंग चला, जो पीजी में भी आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये नोट्स ऐसे नहीं है जो आपको बेकार करेंगे। तो अब चलते हैं उपानाह पे। उपनाह क्या है, उपनाह है जहाँ उसी के समान जैसा पुयालाश में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मेन बात है, वो जो उभार है, वो जो जहाँ पे जो शोफ वो पकता नहीं है। उपनाह और पुयालाश में हो गया दोनों अंतर, दोनों एक जैसे ही थे, बस अगर वो पक जाता है और दुर्गंधित श्राव करता है, पस निकलता है, तो वो हो गया आपका पुयालाश। और अगर उसमें जब वो पकेगा नहीं तो उसमें खुजली होगी, उसमें कोई पेन नहीं होगा, वो बन गया आपका लेक्राइमल सिस्ट यानी उपनाह, जिसे हमने मॉडर्न में अभी लेक्राइमल सिस्ट से कंपेयर किया। तो पुयालाश क्या, एक्यूट क्रोनिक डेक्राइटोइटिस। ठीक, तो सिस्टिस उसमें भी है लेकिन वहाँ पे क्या है, पक्का है और यहाँ पे पक्का नहीं है। तो दोनों को बहुत इजी है, देख लो। अब चलो थर्ड क्या है, प्रवाणिका। प्रवाणिका क्या है, इसमें लाल कलर का गोल 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 शोक, हमने पहले ही दिखा दिया है। गोल छोटी सी ग्रंथि हल्की सी, जो जिसे फुंसी कहते थे, आँख में लोग बोलते किंजनी आ गई है जैसे, इसी तरीके से ये लाल होगी, पतली होगी। देखो अलजली अगर यही मोटा हो जाता है, सेम वही संरचना जो गोल सी शोफ हुआ है, वो अगर मुँह पतला हो और उसमें शोफ यानी शोफ मतलब वही समझ लो एमेसिकेशन। ठीक, जहाँ पे सॉरी शोफ मतलब जो हल्की सी उभार हो जाए वहाँ पे, तो उसमें क्या दाह हो रहा है, दाह मतलब पेन हो रहा है वहाँ पे, शूल मतलब पेन और दाह से मतलब होता है गर्म होना, वहाँ पे हल्का हल्का आपको ताप महसूस होगा। शूल मतलब क्या होता है, पीड़ा होना, वहाँ पे दर्द होगा। तो वो छोटा सा जो दाना उभरा पतला, अगर वृत्ताकार नहीं गोल सा पतला हो तो वो होगा प्रवाणिका। प्रवाणिका मतलब उठा, उभार हुआ।
और एलजी तब कहेंगे जब वही शोफ मोटा हो जाए, ठीक है, वही उभा आपका मोटा सा हो जाए। स्थूल, जिसे शब्द इस्तेमाल किया गया है सुश्रुत संहिता में, स्थूल शब्द से बताया गया है। तो वो हो गया आपका अलजी। तो ये प्रमाणिका और अलजी एक जैसे हैं। होते किससे हैं? जब रक्त की विकृति होती है। कहाँ पे विकृति हो रही है? कृष्ण और शुक्ल मंडल की संधि पे। क्योंकि ये सारा रोग हम बात करते हैं संधि की है, तो कौन कौन सी? इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा वो क्या था? यहाँ पे भी संधि में था। तो जो नेत्र की कोई भी संधि हो वहाँ पे अगर पस आ रहा है और नहीं आ रहा है, उसके आधार पे हमने पुयालाश और उपनाह किया। दूसरा, अगर एक गोल से कोई संरचना निकल गई है जैसे फुंसी जैसी, तो वहाँ पे अगर वो पतली है तो प्रमाणिका कह दिया, अगर वो सोफ यानी स्थूल है, मोटी सी है, तो उसे हमने अलजी कह दिया। ये हुआ है कहाँ पे? आपका कृष्ण और शुक्ल मंडल की संधि पे। रक्त की जब विकृति होगी तो कृष्णा से समझ लेना यहाँ पे कॉर्निया होती है, और शुक्र यानी शुक्ल है, वो शुक्ल मंडल क्या होता है? स्क्लेरा, ठीक है। तो वहाँ के जंक्शन पे स्क्लेरा, वहाँ के जंक्शन पे जो होता है वो आपका हो गया प्रमाणिका और अलजी। अब कृमि ग्रंथि है। कृमि ग्रंथि क्या है? पांचवा हमारा आता है कृमि ग्रंथि। अगर इसको देखते हैं तो ये आईलिड और आईलैशे के जॉइंट्स पे होती है, या स्क्लेरा और आईलिड्स के जंक्शन पे होती है। तो वर्तम किसे कहते हैं? आईलिड को कहते हैं। पक्षम या वर्तम या पक्षम या वर्तम, देखो तो आईलिड वर्तम हुआ, पक्षम यानी आई लैशेज हो गया, और या ये हो जाए वर्तम और शुक्ल मंडल यानी आईलिड्स और स्क्लेरा के। तो इन दोनों के जंक्शन पे जब कोई कीड़े कृमि पड़ जाते हैं, गंदगी से ना रहने से, सफाई ना हो, कुछ बच्चों के छोटी छोटी आँखों में पड़ जाते हैं, या फिर रोगी होता है उनकी आँखों में पड़ जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे कृमि जो होते हैं वो जन्म ले लेते हैं, और वो छोटी छोटी ग्रंथियाँ हो जाती हैं। आई बॉल को क्या करते हैं? ये दूषित कर देते हैं। तो ये इन ग्रंथियों को कृमि ग्रंथियाँ बोलते हैं। इसमें कीड़े भरे होते हैं, और ये कीड़े करते क्या है? ये खुजली, शोथ और खुजली, यानी शोथ यानी ओडिमा, पहले वहाँ सूजन करते हैं, वहाँ पे खुजली होती रहती है, और क्या होता है? वो धीरे धीरे क्या संधि को खाते जाते हैं, ठीक है। याद रखना, संधि को ये कृमि धीरे धीरे खाते जाते हैं। ये इसलिए यहाँ पे कृमि ग्रंथि कहिएगा, ठीक है। यानी कृमि के द्वारा बनाई गई हल्की हल्की ग्रंथियाँ हैं, उभार है, वो लेक्राइमल के ही जो जंक्शंस है वहाँ पे है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं 6, 7, 8, 9, ठीक, यानी वो हो गए 5 और ये 4। पूया श्राव, श्लेष्मा श्राव, रक्तस्राव और पित्तस्राव, ये क्या है? चतुर्विध श्राव के रूप में 4 को डिफाइन किया गया। इन 4 भेदों को देखिए तो ये चारों श्राव संधिगत किस आधार पे किए गए थे? श्राव के आधार पे। जो श्राव जिस प्रकार का हो रहा था उसका उसी प्रकार से नाम दे दिया गया, और 4 प्रकार के श्राव मिले तो चतुर्विध श्राव कहा गया, और इन्हीं चतुर्विध श्राव को उन 5 के साथ ऐड करके 9 संधिगत रोग बताए गए। अब चलते हैं संधिगत रोग। प्रीवियस की वीडियो देख लेना, इसकी ट्रिक्स हैं और वो आपको ईजिली याद हो जाएगी, वो छोड़ना नहीं है। नेत्र रोग की ट्रिक नाम से होगी प्रीवियस, इसमें लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट की सारी वो वीडियो देख लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड है, इसलिए समझोगे वो तभी ये सिलेबस कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पुयालाश जो है वो चतुर्विध कैसे रोग होते हैं, यानी कहो संप्राप्ति या निदान, क्योंकि जब आप उसको एक्सप्लेन करो तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये क्या क्या है। तो ये बताया गया सुश्रुत संहिता में कि जो नेत्र श्राव थे वो क्यों हुए? मिथ्या आहार में, जब हम उल्टे सीधे खाना खा लेते हैं या उल्टी सीधी चीज़ों का काम करते हैं, यानी ठंडी कभी गर्म, या आँखों पे हम बार बार पानी के छींटे, या फिर कभी धूप से आए, इन सब कारणों का, यानी वो जब निदान करते हैं तो हमारी जो लेक्राइमल डक्ट होती है उसमें वात, यानी वात पित्त कफ, ये तीनों दोष, जो ये रक्त दोष, ये दोष जो होते हैं प्रकोपित हो जाते हैं, और लेक्राइमल की ही डक्ट में जो जॉइंट्स होती हैं उनमें जाके कनिक प्रदेश यानी इनर कैंथस में, यहाँ पे इनर कैंथस में क्या करते हैं? पीड़ा रहित, मतलब कोई वहाँ पे पीड़ा रहित का मतलब पेनलेस, ठीक है। और क्या कहते हैं? श्राव, एक सिक्रीशन करने लगते हैं, ठीक। तो उसी सिक्रीशन को आचार्यों ने नेत्र नाड़ी या साइनस भी कहा है, ठीक है। तो कुछ आचार्यों ने इनको क्या कह दिया? साइनस का। और हमने यहाँ पे सुश्रुत संहिता में क्या हम यहाँ पढ़ रहे हैं
कि वो एक नेत्रस्राव है, चतुर्विध स्राव में हम इसे पढ़ते हैं और हमारे 9 संधिगत रोग के अंतर्गत आता है। तो इसको मॉडर्न में कह सकते हैं ये सारे कहाँ हैं, क्योंकि लैक्राइमल डक्ट्स बोल रहे हैं तो डिजीज ऑफ लैक्राइमल अपरेटस, ठीक है। यानी जो लैक्राइमल डक्ट है, यानी हमने बताया, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही देख लो, वहाँ पे जो है क्या है, ये दोनों लैक्राइमल की ग्रंथि के वहीं पे ये बार बार को कभी किसी में पतला, किसी में छोटा, किसी में लाल, किसी ताम, इस तरीके के लक्षणों से हमने सब वर्णित कर दिया। तो इतनी छोटी सी वीडियो में मैंने वो कंप्लीट आपको आंसर दिया, लेकिन अब आपको एक छोटी सी बात रह गई कि ये सब क्या क्या है। तो आप बढ़ा करके आंसर को लिखोगे कि संधि प्रदेश में जब पाक हो जाए और पूरा पस निकले तो उसे प्रोयाश्राव कहेंगे। यही प्रोयाश्राव अलग अलग रूप में होते हैं। अगर इनकी जैसी उसमें सफ़ेद और कंसनट्रेट यानी सांद्र, पिछिल या पीड़ा रहित श्राव हो तो उसको सलेष्मा श्राव कह दिया। अगर यही आपका रक्त को लेके हो, उसमें बहुत ज़्यादा रक्त हो और ना अति शांत, मतलब बहुत ना मोटा हो ना, मतलब एक पतला श्राव आ रहा हो, बह रहा, जैसे पतला सा बहता है रक्त, तो रक्त श्राव में आ जाता है। लेकिन वही पीले वर्ण का आभास हो, पीले या नीले या रक्त जैसा, और उष्ण, क्योंकि उष्ण तो सब में बताया दाह से उत्पन्न हो रहा नेत्र में, तो ये क्या है, जल के समान, वो क्या है, रक्त के समान। तो तब इसे क्या कहते हैं, पित्तश्राव। जहाँ पे ये रंग में आ रहा है, पीला वर्ण, नीला वर्ण, उष्ण हो, जल के समान पतला हो, ऐसा श्राव हो, कहाँ पे, कनिक संधि यानी आपकी इनर कैंथस में, तो वो वहाँ से अगर निकलना हो तो पित्तश्राव कहेंगे। तो इस तरीके से आपके 4 चतुर्विध श्राव कंप्लीट हो जाते हैं और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो हमने अपना काम कर दिया है और अब भी अपना काम कर दो। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही बने रहो। छोटे से स्लाइड्स में मैं आपको कंप्लीट आंसर दे रही हूँ और ये आपके आंसर को परफेक्ट बनाएगा। तो याद करो और इसे अपने आंसर से मार्क्स गेन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।